नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल को कैसे पढ़ें। याद रखिएगा, भूगोल को जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम कौन हैं, हु एम आई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रश्न को क्यों कर रहा हूं, तो आपके जहन में तीन या चार चीजें होनी चाहिए। क्या हम एकेडमिक हैं, एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं? क्या हम स्कॉलर स्टूडेंट हैं? क्या हम विद्वान स्टूडेंट हैं? क्या हम सिविल एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टूडेंट हैं? तो आपको यह पहले तय करना होगा। तो पहली बात कि आप जो लोग देख रहे हैं वह एकेडमिक नहीं है, उनके लिए भी जो नहीं है, जो स्कॉलर हैं उनके लिए नहीं है, और जो विद्वान हैं उनके लिए नहीं है, जो सिविल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। जब आप सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा, तो इन सारी चीज़ों का किसी टॉपिक को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर आप सिविल एस्पायरेंट्स हैं तो आप सोचेंगे कि गागर में सागर हो, यानी थोड़े में स्मार्ट अप्रोच में हम ज़्यादा कुछ सीख जाए और हमारा काम चल जाए। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमारे सामने एक भारत का नक्शा दिख रहा है। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं आपको हाउ टू रीड, ना कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, तो हम आज पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करते समय हम दो एग्जाम्पल आपको देंगे। मैं कह रहा हूं कि आप लोग पर्वत पढ़ते होंगे। हमारे वहाँ जो पर्वत पठार है उनको दो भागों में बांट दिया गया, मान लीजिए। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे प्राचीनतम से लेकर नवीनतम पर्वत पठार मिलते हैं। अब देखिएगा कि अगर हम इसको देखें पर्वत को, तो यहां पे हमारा हिमालयाज है, यह नवीनतम पर्वत है, और ये जो हमारा है ये पठारी महाद्वीप है, यह सबसे पुराना पर्वत है। पर्वत या पठार जो आप कह लें, सबसे पुराना पर्वत पठार है, यह चीज है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमें पढ़ते समय मैप के थ्रू ही पढ़ना होगा। यदि हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं तो हमें हमेशा पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप रट नहीं सकते। वो कॉन्सेप्ट को फैक्ट से जोड़ता है, याद रखिएगा। और जब आप कोई चीज इजीली पढ़ते हैं तो आप उसमें अच्छा कर पाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट से पढ़िए। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा इसको देखिए। मैंने कहा कि यह एक भारत का नक्शा है। जब भारत का निर्माण हुआ तो जो हमारा भारत है, यह आप कहेंगे कि ये आपका एरिया पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका एरिया पूर्व है। यानी कि जब भारत का निर्माण हुआ, किसी भी काल में हुआ, तो उसका जो झुकाव है वो अपने पूर्व की तरफ है। तो आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं कहूँगा चाहे वो हिमालय की नदियाँ हों, वो भी आपके पूर्वी क्षेत्र में आके गिरती हैं, चाहे वो पठारी नदियाँ हों, वो भी आपके पूर्वी क्षेत्र में गिरती हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया कि हिमालय, जो भारत का झुकाव है, कुछ ऐसे है, ठीक। यानी कि जो नदियाँ मेन स्ट्रीम से निकलकर इधर गिरेंगी वह हमेशा आपका डेल्टा का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो आपसे स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछा कि भारत की पश्चिमी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और भारत की पूर्वी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आप कहेंगे दोनों असत्य है, क्योंकि पूर्व की तरफ जो आएंगी वह हमेशा डेल्टा का ही निर्माण करती हैं। और अब देखिए, यहां भी कुछ नदियां जाती हैं मेन स्ट्रीम की, यहां भी नदियां जो आती हैं वो लगभग छोटी नदियां हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा नदी मान के चलते हैं हम लोग। तो यहां की जो नदियां हैं वह हमेशा एस्चुअरी का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? एस्चुअरी का निर्माण करेंगी। आप सोचिए कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा और आप कैसे देखते चले जा रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो अब ये क्या है, हमारे पास पर्वत है, पठार है, मैदान है। अगर हम मैदान के बारे में तुलना करें तो हमारे पास अब एक पूर्वी तटीय का मैदान हो जाएगा, एक पश्चिमी तटीय का मैदान हो जाएगा। पश्चिमी तटीय के मैदान में देखें तो यहां चूंकि एस्चुरी का निर्माण होता है, तो एक यहां पे जहां पे नदियां तीव्र ढाल से नहीं गिरती हैं वह पत्तन के लिए एकदम आदर्श होता है। चूंकि यहां सारी नदियां तीव्र ढाल से गिरेंगी तो यह पत्तन के लिए
बहुत आदर्श नहीं होगा। यानी यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा समृद्धशाली होगा। क्यों होगा? आप कहेंगे पत्तन के लिए यह एक आदर्श स्थिति क्रिएट करेगा। जब पत्तन के लिए आदर्श करेगा तो आर्थिक एक्टिविटी यहां कुछ ज्यादा होगी पूर्वी तट की अपेक्षा। इस नाते हमेशा कहा जाता है कि पश्चिमी तट ज्यादा समृद्धशाली है पूर्वी तट की अपेक्षा। ठीक, क्योंकि पश्चिमी तट पे सर्वाधिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं। मैं याद रखिएगा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके सोचने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। फिर देखिए, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब देखते हैं कि अरावली श्रेणी क्या करती है। अगर हम अरावली श्रेणी के बारे में चर्चा करें तो यह भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो स्वाभाविक बात है, कभी भी प्राचीन रही होगी तो एक फोल्ड माउंटेन के रूप में रही होगी, जवान हुई होगी, उसका अपर्दन हुआ होगा, उसका निक्षेपण हुआ होगा, आज वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। इसका मतलब आपका सेंस क्या होना चाहिए? यानी कि वो इस बेल्ट में जो गुजरात से लेके रायसीना हिल दिल्ली तक आती है, इस बेल्ट में आपके अच्छे खासे संगमरमर मिलने चाहिए, थोड़ा बहुत ग्रेनाइट मिलना चाहिए। क्योंकि संगमरमर क्या है? एक कायंत्रित चट्टान है, इसका कायंत्रण हो चुका है। यानी इस बेल्ट में आपका संगमरमर जरूर होना चाहिए। बात समझ में आई? अब इसके बाद यानी कि यह भी अवशिष्ट है। यह पूर्वी जो आपका घाट है या जिसे आप लोग पूर्वी पर्वत कहते हैं, यह भी अवशिष्ट है। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। अवशिष्ट है और बिंद भी अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो सबसे पुराना क्या है? अरावली, पूर्वी घाट, तब विंध्याचल। कभी आपको ये श्रेणी भी लगानी पड़ा, क्रम में लगाना पड़ा, तो भी आप कहेंगे नंबर 1 पे अरावली है, नंबर 2 पे ये आपका पूर्वी घाट है और नंबर 3 पर विंध्य श्रेणी है। इस तरीके का अप्रोच आपको लाना पड़ेगा। और आप अपने हर कॉपी पर कुछ इस ढंग से, आप अपने हर कॉपी पर क्या करेंगे? मैप बनाएंगे और उसको शो कराएंगे। मैप ऐसी सारी कॉपी रहेगी। अगर मैप नहीं बनाने आएगा तो आपके पास एटलस होगा, एटलस से कार्बन कॉपी करके मैप बनाएगा। उसमें उस चीज़ को पर्टिकुलर दिखाने की कोशिश करिएगा। जब हम मैप से पढ़ते हैं तो बहुत साइंटिफिक होता है और हमारा तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? हमने यहाँ बताया कि पूर्वी नदियाँ डेल्टा बनाएंगी, पश्चिमी एस्चुरी बनाएगी। पश्चिम में जो है आपका पत्तन के लिए आदर्श होगा, इसलिए यहाँ पे आर्थिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मतलब कि बेहतरीन होगा। और दूसरा कारण क्या है कि यदि हम यहाँ जो है इस मैदान को कई पार्ट में लोग बांट भी सकते हैं। अब ये आपका रहा गुजरात, गुजरात से आप आए गोवा, उसको बोल दिया आपने कोंकण तट, कोंकण गोवा से फिर चले आप मंगलौर, कर्नाटक आ गए, उसको बोल दिया किनारा तट, और मंगलौर से चढ़े कन्याकुमारी तक, यानी केरल वाला पार्ट, यानी यहाँ का आपका केरल है तो केरल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। उसी प्रकार से इधर को भी उत्कल मैदान को, ये आपका कारोमंडल तट। तो इस प्रकार से मैदानों को हम लोग देखते हैं। नंबर 2 और तीसरा, हमें एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। जैसे कि हम कह दें आधा कवि गोद, आधा का मतलब आर्कियन, यानी कि सबसे पहले आर्कियन श्रेणी का निर्माण हुआ। ध से उसके बाद से धारवाड़ श्रेणी का निर्माण हुआ। इसको तो स्मार्ट अप्रोच, धारवाड़ श्रेणी का निर्माण हुआ। और क से फिर उसके बाद से धारवाड़ का निक्षेपण हुआ तो फिर कुरप्पा बना, कुरप्पा का निक्षेपण हुआ तो फिर आपका विंध्याचल बना, विंध्याचल का निक्षेपण हुआ तो फिर आपका गोंडवाना लैंड का क्रिएट हुआ, गोंडवाना का निर्माण हुआ तो फिर ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यानी ये क्रम हो गया। आधा कवि गोद क्या एक क्रम है जिसमें धारवाड़ प्रकृति की जो चट्टानें हैं वो सबसे अति महत्वपूर्ण और आर्थिक और मूल्यवान चट्टानें हैं। और याद रखिएगा, जहां चट्टानों में क्वार्टर ज्यादा पाया जाएगा वहां पे आपका सोना पाया जाएगा। तो अब यहां पे हम लोग आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। अगर हम मैप के थ्रू देखें कि पूर्वोत्तर भारत कैसा है तो आप कहेंगे 7+1। आप सोचेंगे ये 7+1 क्या लिखा है? तो 7+1 लिखने का मतलब है पूर्वोत्तर में कुल 8 शहर, 8 राज्य हैं, लेकिन 7 को 7 सिस्टर कहा जाता है। सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम को माइनस कर दीजिएगा और शेष 7 जो होंगे आपका, और इधर अरुणाचल हो गया, इधर नागालैंड हो गया, इधर मणिपुर हो गया, इधर मिजोरम हो गया, इधर ये मेघालय हो गया,
इधर असम हो गया, ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, यानी कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ सामरिक महत्व को भी हम मैप के थ्रू जानेंगे तो हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यह जो सिक्किम आप देख रहे हैं, ये 22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यह बहुत सकरा है, यानी कि यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे आप लोग चिकन नेक कहते हैं, यह भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। और यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर आपका बैठा हुआ भूटान है, इसी के ठीक ऊपर आपका तिब्बत यानी चीन बैठा हुआ है। चीन का निगाह हमेशा इसी कॉरिडोर पर रहता है कि हम इसी कॉरिडोर को अगर ब्रेक कर देंगे, कि अगर इस कॉरिडोर को चीन ब्रेक कर दे तो क्या होगा कि भारत का शेष पूर्वोत्तर भारत से क्या होगा, कट जाएगा। जैसा कि सीए प्रोटेस्ट में सरजी इनाम भी कहा था कि यह जो मतलब कि हम चिकन नेक किसे बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि इधर मुर्गा है, इधर छोटा सा मुंह इसका, चिकन नेक। ठीक ना, तो इसी के लिए आप देख रहे होंगे भारत सरकार आजकल कालादान प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। यानी कालादान प्रोजेक्ट क्या है, यह म्यांमार और भारत को जोड़ता है। अब यहां पर आ जाओ, ये श्रीलंका है। आपको देखने, आप कैसे कैसे देख रहे हैं किसी क्वेश्चन को, उसकी बात कर रहा हूं। ये श्रीलंका है और यहां से जब कोई माल आता है, मान लो मैं कह लूँ कि यहाँ पे कोई एक बंदरगाह है, यह माल ले जाता है, तो इसको बंगाल तक पहुँचाने में ऐसे यात्रा करना पड़ता है। इसलिए हमारे वहाँ सेतु समुद्रम का भी कॉन्सेप्ट है और कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ हम लोग अगर ड्रिलिंग कर देंगे तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ जा रही है, ये यहाँ से सीधे क्या होगी, यहाँ चली जाएगी। तो आप जब भी पढ़ें, यह ज्योग्राफी पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट है, आप जब भी पढ़ें मैप से पढ़ें और अपने नोट्स स्वयं बनावें। धन्यवाद।